Hello everyone, welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So हम डिस्कस कर रहे हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग यूनिट, जो कि यूनिट 4 है आपके सिलेबस में लाइफ साइंसेज के। यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सारी क्लासेस उसकी प्लेलिस्ट में मेंशन है, आप जा करके क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीपीसीआर के पाथवेज को। ठीक है, जीपीसीआर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन की 2 क्लासेस जा चुकी हैं, ये लेक्चर 3 है, इट मींस 2 क्लासेस जा चुकी हैं। मैंने जीपीसीआर का एक्टिवेशन, जीपीसीआर में रिसेप्टर कैसे होते हैं, ठीक है, जी प्रोटीन के बारे में और उनका एक्टिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट जो वीडियो गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में जीपीसीआर का पार्ट 2। इट मींस आज के पार्ट में हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे। अगेन इसमें सारी सिग्नलिंग तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट यस हम सिग्नलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीपीसीआर में हमें सिग्नलिंग कौन कौन सी पढ़नी है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी सिग्नलिंग है। सो सबसे पहली जो सिग्नलिंग जीपीसीआर की हमें पढ़नी है दैट इज सीएएमपी पाथवे। ये जो सीएएमपी पाथवे है ये जीपीसीआर के थ्रू ही चलता है। यहां पर इसका रेगुलेशन जीपीसीआर के थ्रू ही काम होती है। ठीक है, जीपीसीआर के थ्रू ही ये एक्टिवेशन और इनका पाथवे चलता है। दैट्स व्हाई ये हम यहां पढ़ेंगे। सीएमपी पाथवे के बाद IP3 डैग पाथवे, IP3 डैग पाथवे, इसे भी हमें देखना है IP3 डैग पाथवे को। इसके बाद हमें देखना है कॉलेरा टॉक्सिन पाथवे, कॉलेरा टॉक्सिन पाथवे। इसके बाद हम देखेंगे पर्ट्यूसिस टॉक्सिन पाथवे, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन पाथवे। इसके बाद हमें देखनी है एनओ सिग्नलिंग, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग देखनी है, जो कि अगेन जीपीसीआर के थ्रू ही होती है। एंड लास्ट जो पाथवे हमें जीपीसीआर का देखना है वो है रोडोप्सिन पाथवे। ठीक है, सो इतना आपके सिलेबस में मेंशन्ड है रोडोप्सिन पाथवे। एंड ये यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस यूनिट से 4 to 5 क्वेश्चंस आपके पूछते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग और इजी यूनिट है। अगर आप पढ़ लेते हैं स्टेप वाइज तो काफी इजी रहेगा आपके लिए स्कोर करना। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी सीएमपी पाथवे एंड IP3 डैग पाथवे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले सीएएमपी क्या होता है? सीएएमपी का फुल फॉर्म है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये सीएएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। सेकेंडरी मैसेंजर क्या है? जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लिगेंड आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेल्फ सरफेस रिसेप्टर से, इफेक्टर एक्टिवेट होता है, जो कि अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। ये इफेक्टर आगे सिग्नलिंग को बढ़ाता है और जनरेशन करता है किसका? सेकेंडरी मैसेंजर्स का। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स सिग्नल को अंदर रिले करते हैं और फाइनली जो हमारा टारगेट सेल, टारगेट जो प्रोटीन है या इफेक्टर टारगेट प्रोटीन है, उस पे एक्ट करते हैं और हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड जो भी पाथवे आगे रेगुलेट होना वो ऐसे होता है। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ये सिग्नलिंग पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल इंक्रीज करते हैं सीएमपी कंसंट्रेशन मोर देन 20 फोल्ड्स। तो यहां पर एक जो सिग्नलिंग चलेगी और सीएमपी बनेगा, ये सीएमपी का कंसंट्रेशन सिग्नलिंग लिगेंड्स की वजह से 20 फोल्ड्स बढ़ जाता है। ये सीएमपी एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है और ये सेलर रिस्पॉन्स ले आते हैं इन रिस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ हार्मोन। मतलब कुछ हार्मोन्स हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और एक्टिवेशन होगा सिग्नलिंग का और सेकेंडरी मैसेंजर्स का प्रोडक्शन होगा, जो कि हमारा सीएमपी। इस केस में सीएमपी है। ये सीएमपी जो होता है ये एटीपी की हेल्प से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और यहां पर जो एंजाइम सीएमपी को बना रहे हैं वो है एडेनिल साइक्लेज। एडेनिल साइक्लेज ये भी क्या है? एंजाइम है, इफेक्टर एंजाइम है, जो कि मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम होते हैं।
और ये CMP वापस से डिग्रेड होता है AMP में बाय फॉस्फेटेज, यहां पर जो डिस्ट्रॉय होता है बाय साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइएस्टरेज। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टरेज जो यहाँ पर है वो फॉस्फेटेज का काम कर रहे हैं, मींस क्या कर रहे हैं, वापस से CMP को डिग्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टरेज जो है साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करते हैं, CMP को वापस से डिग्रेड करते हैं AMP में। अब अगर हम बात करें एड्रेनल साइक्लेज की, तो एड्रेनल साइक्लेज एक लार्ज मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन है, इट मींस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा, स्पैन करा होगा मेम्ब्रेन को। इसके कैटालिटिक डोमेन या फिर साइटोसोलिक साइड पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अभी हम देखते हैं पूरी स्ट्रक्चर को। एटलीस्ट 8 आइसोफॉर्म्स होते हैं मैमल में, और ये जो एड्रेनल साइक्लेज है ये रेगुलेट किससे हो रहे हैं, जी प्रोटीन से। जी प्रोटीन का एक्टिवेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। आज मैं CMP पाथवे में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें यहां पर हार्मोन है, यहां पर हार्मोन हमारा एपिनेफ्रिन होता है जो कि आकर बाइंड करता है किससे, GPCR से। ये हमारा रिसेप्टर जो है वो GPCR है। GPCR की जैसे GPCR काम करता है वैसे ये GPCR रिसेप्टर है। यहां पर G प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा। G प्रोटीन का एक्टिवेशन मींस G अल्फा जो होते हैं, G अल्फा सब यूनिट वो GTP से बाइंड होगा और डिसोसिएट कर जाएगा बीटा गामा से, और ये G प्रोटीन एक्टिवेट करता है इफेक्टर प्रोटीन को जो कि मेम्ब्रेन में बाउंड है। ये यहां पर इफेक्टर जो है वो है एड्रेनल साइक्लेज, एंड ये एड्रेनल साइक्लेज ATP के हेल्प से CAMP का प्रोडक्शन करते हैं। सो CAMP पाथवे में हमने क्या देखा कि GPCR कैसे एक्टिवेट हो रहा है। GPCR एक्टिवेट हो रहा है जब हार्मोन आकर बाइंड कर रहा है, हार्मोन के बाइंडिंग से GPCR एक्टिवेट हो रहा है। GPCR एक्टिवेट होगा वो G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। G प्रोटीन इन एक्टिव स्टेज में बीटा गामा के साथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब एक्टिवेट होते हैं तो G अल्फा सब यूनिट जो होता है वो GTP बाउंड स्टेट में डिसोसिएट कर जाता है बीटा गामा से, और मेम्ब्रेन में जा करके डिसोसिएट होकर के एक्टिवेट करता है इफेक्टर को जो कि यहां पर है एड्रेनल साइक्लेज। ये एड्रेनल साइक्लेज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ये लार्ज मल्टीपास प्रोटीन है और यहाँ CAMP का प्रोडक्शन होता है ATP की हेल्प से। तो ये CAMP का प्रोडक्शन या CMP जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है, इनका बनना कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा GPCR। ठीक है, तो GPCR जो है विद द हेल्प ऑफ G प्रोटीन ये एक्टिवेशन कर रहा है इस सिग्नलिंग की, जिससे कि हमारा CMP का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मैं आगे चलूं तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ATP, ये हमारा ATP का स्ट्रक्चर है। एड्रेनल साइक्लेज यहां लिखा है, ये एड्रेनल साइक्लेज क्या कर रहा है, साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन कर रहा है। ये साइक्लिक AMP को साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइएस्टरेज अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इन केस स्लाइड थोड़ी सी कभी कभी शाइन करती है, सो यहां पर फॉस्फोडाइएस्टरेज CAMP फॉस्फोडाइएस्टरेज वापस से साइक्लिक AMP को डिसोसिएट करते हैं किसमें, 5-AMP में। सो यहां पर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इस तरह से होता है, और ये जो एक्टिवेशन है ये कौन कर रहा है, या ये जो साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, ये ATP से होता है बाय द हेल्प ऑफ एड्रेनल साइक्लेज। ये एड्रेनल साइक्लेज कहां है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, मल्टीपास जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एड्रेनल साइक्लेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा G अल्फा। ठीक है, G अल्फा जब एक्टिवेट हो रहा है, G अल्फा को कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा GPCR। वो उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा लिगेंड, दैट इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर हार्मोन। तो इस तरीके से GPCR के थ्रू हमारा एड्रेनल साइक्लेज के हेल्प से CAMP का प्रोडक्शन होता है। ये CAMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, और CAMP जो है फर्दर एक्टिवेशन करता है एक पाथवे का, ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो CAMP है, यहां पर साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस PKA मेडिएट मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP के बनने के बाद साइक्लिक AMP के हेल्प से यहां पर प्रोटीन काइनेस A का एक्टिवेशन होता है, और ये प्रोटीन काइनेस A जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये
प्रोसेस को आगे, सिग्नलिंग को, उसके इफेक्ट को मेडिएट करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर पाथवे। सो पाथवे में आप देखो कैसे एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए। सबसे पहले हमारा साइक्लिक एएमपी जब बन जाएगा, जो कि एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर है, रीड करते हैं द बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक एएमपी टू द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ पीकेए टेट्रामर। अगर मैं आपको पीकेए का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो पीकेए का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये टेट्रामर होता है, ठीक है, ये क्या है, टेट्रामर फॉर्म में है। इसके दो रेगुलेटरी सब यूनिट है, दो रेगुलेटरी सब यूनिट है और दो कैटालिटिक सब यूनिट है। दो क्या है, कैटालिटिक सब यूनिट है। सो इनिशियली इनएक्टिव स्टेज में ये पीकेए इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि कैटालिटिक सब यूनिट जो होते हैं, कैटालिटिक सब यूनिट और रेगुलेटरी सब यूनिट टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर जब साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है टू द रेगुलेटरी सब यूनिट, ठीक है, कितना बाइंड कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी बाइंड करते हैं, ठीक है, कहां पर, रेगुलेटरी सब यूनिट पे, जिससे क्या होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट डिसोसिएट कर जाता है कैटालिटिक सब यूनिट से और कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिव हो जाता है। सो यहां पर हम एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेट्स से अगर ये हमारा सीएमपी मॉलिक्यूल है, ये सीएमपी बाइंड करता है, ये सीएमपी बाइंड करता है टू द रेगुलेटरी सब यूनिट, जिससे हमारा रेगुलेटरी सब यूनिट डिसोसिएट कर जाता है फ्रॉम द कैटालिटिक सब यूनिट, ठीक है, रेगुलेटरी सब यूनिट डिसोसिएट कर जाता है कैटालिटिक सब यूनिट से और कैटालिटिक सब यूनिट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये कैटालिटिक सब यूनिट एंटर करता है न्यूक्लियस में। ये कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेशन के बाद ये कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और एंटर करता है न्यूक्लियस के अंदर फॉर फर्दर सिग्नलिंग। सो इस तरीके से सीएमपी हमारे पीकेए को एक्टिवेट करता है। अगर मैं इसको रीड करूं तो बाइंडिंग ऑफ सीएमपी टू द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ पीकेए टेट्रामर, ये हमारा पीकेए टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंट है, टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंट है, दो रेगुलेटरी सब यूनिट है एंड दो कैटालिटिक सब यूनिट है, ठीक है। जैसे ही सीएमपी बाइंड कर रहा है, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से डिसोसिएट कर जा रहा है, ये कैटालिटिक सब यूनिट डिसोसिएट कर जा रहा है और हमारा रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो जा रहा है। कैटालिटिक सब यूनिट की जो काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी मींस ये काइनेज का क्या काम होता है, काइनेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि काइनेज क्या करते हैं, फॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फेट का एडिशन। जब ये एक्टिव हो जाएगा, इसके पास फॉस्फेट ऐड करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, इट मींस ये आगे चल के फॉस्फोरिलेशन कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स का और उनको एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही सीएमपी बाइंड कर रहा है रेगुलेटरी सब यूनिट से, कैटालिटिक सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगा और क्या होगा, हमारा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा जिससे डिसोसिएशन होगा एंड कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएंगे और उनका काइनेज एक्टिविटी क्या होगी, वो गेन कर लेंगे, काइनेज एक्टिविटी जो होगी उनके पास आ जाएगी। द रिलीज ऑफ द कैटालिटिक सब यूनिट रिक्वायर द बाइंडिंग ऑफ मोर देन 2 सीएमपी मॉलिक्यूल, ठीक है, और रिलीज के लिए हमारे साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अब इस पाथवे को समझते हैं। इन मोस्ट एनिमल सेल सीएमपी एक्सर्ट्स इफेक्ट मेनली बाय एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए। सो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू सिग्नलिंग जो होती है वो देखी जाती है बहुत सारे एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में। दिस काइनेज फॉस्फोरिलेट, ये जो हमारा पीकेए की बात की जा रही है, ये जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, ये जो काइनेज है ये बहुत सारे सेरीन या फिर थ्रियोनिन और सेलेक्टेड टारगेट प्रोटीन इंक्लूडिंग इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन एंड इफेक्टर प्रोटीन thereby regulating their activity। मैंने आपको पीकेए के बारे में बताया, पीकेए क्या है, काइनेज है ना, काइनेज एंजाइम है और ये काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, फॉस्फेट का एडिशन या फिर फॉस्फोरिलेशन करते हैं। कब करेंगे, जब ये एक्टिवेट होंगे, जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये फॉस्फेट का एडिशन या फॉस्फोरिलेशन करते हैं।
फॉस्फेट का जो एडिशन होता है, ये जिसपे एडिशन करते हैं फॉस्फेट का, वो क्या होता है, सेरीन चाहे या थ्रियोनिन। ये जो सेरीन थ्रियोनिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, ये उस पे करते हैं, ठीक है। सो किसी भी प्रोटीन के सेरीन या थ्रियोनिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज पे फॉस्फेट का एडिशन करते हैं। सो काइनेज के बारे में हमने पढ़ा है कि काइनेज, कहीं भी काइनेज क्या करते हैं, फॉस्फेट का एडिशन या फिर फॉस्फोरिलेशन। पीके हमारा प्रोटीन काइनेज ए है जो कि एक्टिवेट होता है सीएमपी से, और उसका इफेक्ट, सीएमपी का इफेक्ट एक्सर्ट होता है या देखा जाता है बाय पीकेए। पीकेए की ही एक्टिवेशन से हम सीएमपी के इफेक्ट को पढ़ पाते हैं। सीएमपी बना कैसे, सीएमपी बना हमारे जीपीसीआर के हेल्प से। जैसे जीपीसीआर ने क्या किया, एक्टिवेट किया जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, एडेनिल साइक्लेज हमारे सीएमपी को बनाएंगे। सीएमपी एक्टिवेशन के बाद हमने क्या देखा, सीएमपी जो होते हैं ये बाइंड करते हैं पीकेए से, प्रोटीन काइनेज ए से, और उसे एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन काइनेज ए का क्या फंक्शन है, ये फॉस्फेट का एडिशन यानी फॉस्फोरिलेशन करता है ऑन द सेरीन थ्रेनिन रेसिड्यूज ऑफ प्रोटीन, और जब भी फॉस्फोरिलेशन कर देगा तो वो टारगेट प्रोटीन की एक्टिविटी गेन हो जाएगी या फिर एक्टिवेट हो जाएंगी। इनएक्टिव स्टेट में ये पीके जो होते हैं ये दो रेगुलेटरी और दो कैटालिटिक सब यूनिट के फॉर्म में टेट्रामर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमने अभी जस्ट देखा। द बाइंडिंग ऑफ सीएमपी इनटू द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑल्टर द कॉन्फर्मेशन, और इस तरीके से कैटालिटिक सब यूनिट रिलीज होता है और हमारा पीके एक्टिव हो जाता है। सो ये सेम चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि कैसे सीएमपी पीकेए को एक्टिवेट कर रहा है। ये पीकेए जब एक्टिवेट हो जाएंगे इसके बाद क्या होगा, सो अगेन जब पीकेए एक्टिवेट हो जाएंगे तो पूरा पाथवे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ने जीपीसीआर पे बाइंड किया और जीपीसीआर को एक्टिवेट किया। वंस जीपीसीआर इज एक्टिवेटेड, ये एक्ट करता है एज जीईएफ। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जो लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ है। जीईएफ की तरह एक्टिवेट करेगा, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह एक्ट करता है और जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन एक्टिवेट होंगे तो जी अल्फा सब यूनिट क्या होगा, जीटीपी बाइंड होगा और डिसोसिएट करेगा बीटा गामा से और एक्टिवेट करेगा एडेनिल साइक्लेज को। एडेनिल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा ये एटीपी से प्रोडक्शन करता है साइक्लिक एएमपी का। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेशन के बाद प्रोटीन काइनेज ए जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है उसे एक्टिवेट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी सब यूनिट। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बाइंड करते हैं इनएक्टिव पीकेए से, उसके रेगुलेटरी सब यूनिट से कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट होने के बाद एंटर करता है न्यूक्लियस में। वहां पर ये एक्टिवेट करता है क्रेब को। क्रेब क्या है, क्रेब है हमारा सीआरई बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम होता है कि वो जीन पे बाइंड करके उसका एक्टिवेशन करते हैं और क्या करते हैं, जीन एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और प्रोटीन के फॉर्मेशन से हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब जिस लिए सिग्नलिंग सारी चल रही है। तो ये पीके जब एक्टिवेट होंगे इनका कैटालिटिक सब यूनिट एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर एंड इनसाइड द न्यूक्लियस ये एक्टिवेटेड पीके इनएक्टिव क्रेब को सीआरईबी, सीआरई बाइंडिंग प्रोटीन, इसे एक्टिवेट करते हैं। ये क्रेब जो होता है एक्टिवेट होता है, फॉस्फोरिलेट कर देंगे और एक्टिवेट करेंगे। ये फॉस्फोरिलेट और एक्टिवेट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर सीबीपी जो है ट्रांसक्रिप्शन को फैक्टर है, इन को फैक्टर के साथ ये साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट को का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। साइक्लिक क्री क्या है, साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट वाले जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा और इस प्रोटीन से हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल का प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी एंड लर्निंग। तो यहाँ पर साइक्लिक एएमपी पाथवे क्यों चल रहा है ये हमने देख लिया। सो ये जो सिग्नल है ये कैसे रेगुलेट हो रहा है, हमारे जीपीसीआर के थ्रू। जीपीसीआर के थ्रू साइक्लिक एएमपी बन रहा है। ये साइक्लिक एएमपी पीकेए को एक्टिवेट कर रहा है जो कि एक काइनेज है और फॉस्फोरिलेशन का काम करता है ऑन सेरीन थ्रेनिन रेसिड्यू। एक बार पीकेए का कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट होगा बाय सीएमपी बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी सब यूनिट। ये एक्टिवेटेड पीकेए कैटालिटिक सब यूनिट एंटर करेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और बाइंड करता है
क्रेब के साथ और क्रेब को एक्टिवेट करता है। क्रेब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। एक्टिवेटेड क्रेब जो होंगे वो बाइंड करेंगे सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट से, सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करके जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। जीन का ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा जिससे प्रोटीन बनेगा, एंड ये प्रोटीन जो होते हैं प्रोलिफरेशन, सेल सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन में काम करते हैं इन एनिमल सेल्स। तो ये हमारा साइक्लिक एएमपी का पाथवे है जो मैंने आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इन केस अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारा साइक्लिक एएमपी का पूरा पाथवे है। अगेन अगर मैं आपको इस पाथवे के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, मैंने सारे जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। क्रेब क्या है, क्रेब इज सीआरई बाइंडिंग प्रोटीन। सीआरई क्या है, सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या है, ये जीन में ही एक एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है, जिसमें क्या होते हैं वो जीन जो कि सीएमपी से रेगुलेट होगा और सीएमपी का यहाँ पर प्रोटीन बनेगा और हमारा काम होगा। ठीक है, तो ये सीएमपी जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो एंड सो फंक्शन के लिए, जैसे प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन। सो ये जो सीएमपी वाली सिग्नलिंग चल रही है, ये सिग्नलिंग क्यों चल रही है, क्योंकि हमें सेल का प्रोलिफरेशन कराना है, सर्वाइवल कराना है, डिफरेंशिएशन कराना है। एंड इस तरीके से साइक्लिक एएमपी जीपीसीआर के थ्रू बनता है और जीपीसीआर के थ्रू ये पाथवे का एक्टिवेशन होता है और हमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, यानी सेल का प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पाथवे पे। सो ये जो हमारा पाथवे है ये है IP3 डैक पाथवे। ये पाथवे भी हमारे जीपीसीआर के थ्रू ही रेगुलेट होता है। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो जीपीसीआर जो होते हैं यहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं थ्रू जी प्रोटीन, जो कि एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन को क्या एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। ठीक है, ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या है, ये फॉस्फोलाइपेज सी मेम्ब्रेन में ही पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड्स हैं। सो आप देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जीपीसीआर एक्टिवेट होंगे, जीपीसीआर एक्टिवेट होंगे, जी अल्फा को एक्टिवेट करेंगे, जी अल्फा जीटीपी बाउंड हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा और डिसोसिएट करेगा जी बीटा गामा से, और ये जी अल्फा देन एक्टिवेट करेगा किसे, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करते हैं, ये फॉस्फोइनोसिटाइड 4,5 बिस फॉस्फेट यानी PIP2, ये PIP2 को क्लीव करते हैं IP3 और डैग में। अगर मैं आपको पाथवे को बनाकर दिखाऊं, ओके, तो मैं पाथवे को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं। सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जी प्रोटीन जो होता है जीपीसीआर के थ्रू, ये हमारा जीपीसीआर है, ये जीपीसीआर से लिगेंड बाइंड होता है। लिगेंड बाइंडिंग से क्या होता है, जीपीसीआर हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये जीपीसीआर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये जीपीसीआर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जो कि जी बीटा गामा के साथ इनएक्टिव स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं। ये जी प्रोटीन क्या होते हैं, जी अल्फा एक्टिवेट होंगे एंड जीटीपी बाउंड हो जाएंगे एंड डिसोसिएट करेंगे बीटा गामा से। ये जी अल्फा एक्टिवेट करते हैं, ये जो जी अल्फा सब यूनिट है, ये जी अल्फा सब यूनिट जीटीपी बाउंड होंगे, एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट करेंगे पीएलसी बीटा। पीएलसी बीटा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम पे काम करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये पीएलसी बीटा एक्ट करता है PIP2 पे, जो कि अगेन यहाँ पर PIP2 पे काम करता है, जो कि है फॉस्फोरिलेटेड इनोसिटॉल फॉस्फोलिपिड, अ फॉस्फोइनोसिटाइड जिसे बोलते हैं फॉस्फैटिडिल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट, जिसका नाम है PIP2। ये पीएलसी बीटा जो कि एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं एक्टिवेटेड जी प्रोटीन से, ये एक्टिवेट करते हैं PIP2 को। PIP2 का यहाँ पर नाम मेंशन है। ये PIP2 अगेन यहाँ पर एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड मैंने आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया, फॉस्फैटिडिल इनोसिटाइड। ठीक है, ये जो फॉस्फैटिडिल इनोसिटॉल है इसमें फॉस्फोरिलेट करके ही PIP2 बनता है। ठीक है, इसमें जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है, ये जो PIP2 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, लिपिड बायलेयर में ही प्रेजेंट होता है। ये पीएलसी बीटा PIP2 को क्लीव करते हैं IP3 और डैग में।
सो ये IP3 और डैग में इसे क्लीव करते हैं और यही हमें पढ़ना है। सो ये जो है IP3 और डैग में क्लीव करते हैं, ठीक है। सो अगेन आप देख सकते हो, आपको एक रफ आइडिया मिल गया। फिर से देखते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है GPCR से, GPCR एक्टिवेट होगा, G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, G अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट करेंगे बीटा गामा के साथ और एक्टिवेट करेंगे PLC बीटा को। ये PLC बीटा क्या है? हमारा एंजाइम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। ये PLC बीटा क्लीव करता है PIP2 को। ये PIP2 क्या है? ये स्मॉल अमाउंट में एक फॉस्फोलिपिड है जो कि मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है और ये PIP2 क्लीव होता है IP3 और डैग में, IP3 एंड डैग में, इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट में एंड डैग में, डैग इज डाईएसिल ग्लिसरॉल। ये डैग जो होता है ये मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन IP3 वाटर सॉल्युबल है, ये साइटोसॉल में आएगा और ये बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से और रिलीज करवाता है कैल्शियम आयन को। ये कैल्शियम आयन देन बाइंड करते हैं डैग के साथ और डैग जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये कैल्शियम आयन अलोंग विथ PKC, ये कैल्शियम आयन PKC डैग के साथ पार्टिसिपेट करेंगे या डैग के साथ डैग को एक्टिवेट करेंगे और अब यहां पर सेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हमारा IP3 डैग पाथवे चलता है। IP3 एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेगा, कहां पर? साइटोसॉल में, और ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा। ये कैल्शियम आयन क्या कर रहे हैं? ये कैल्शियम आयन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट डैग के साथ सबसे पहले कंबाइन करते हैं PKC के साथ, ठीक है, प्रोटीन काइनेस की C के साथ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं, डैग के साथ कंबाइन करते हैं एंड यहां पर सेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जो भी रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगेन मैं इस पाथवे को दूसरे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं। ये काफी अच्छा डायग्राम है। यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा GPCR है। ये GPCR से क्या हुआ? लिगेंड बाइंड किया, ये एक्टिवेट होगा, तो ये G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, G प्रोटीन एक्टिवेट होगा, G बीटा गामा अलग हो गया एंड G अल्फा GTP बाउंड होकर के डिसोसिएट कर गया बीटा गामा से। G अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट करता है, किसमें काम करता है? PLC बीटा पे। ये PLC बीटा जो कि एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करेगा। PLC बीटा क्लीव करता है PIP2 को, आप देख सकते हैं यहाँ PIP2 प्रेजेंट है, PIP2 को क्लीव करता है IP3 एंड डैग में। ये IP3 वाटर सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई ये साइटोसॉल में आ जाता है और बाइंड करता है ER पे प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल से। ये IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल से जैसे ही IP3 बाइंड होगा, कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे साइटोसॉल में। ये कैल्शियम आयन अलोंग विथ PKC प्रोटीन काइनेस C जा करके बाइंड करेंगे डैग के साथ, जो कि मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन से डिसोसिएट नहीं करता है एंड हमें फॉस्फोरिलेशन होता है सबस्ट्रेट का, यानी सेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सो IP3 हमने देखा, IP3 का काम क्या है? कैल्शियम आयन को रिलीज करवाना। कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जहां पर ये आकर बाइंड कर रहा है IP3 और अपने कैल्शियम आयन को रिलीज करा रहा है। कैल्शियम आयन जो कि कुछ रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सेस में उनका काम है ये PKC प्रोटीन काइनेस C के साथ बाइंड होकर के मेम्ब्रेन में ऑलरेडी जो प्रेजेंट डैग है डाईएसिल ग्लिसरॉल, उसके साथ बाइंड होते हैं एंड सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये हमारा पाथवे अगेन IP3 डैग पाथवे है जो कि GPCR के हेल्प से क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि कैसे GPCR CMP पाथवे को रेगुलेट कर रहा है और IP3 डैग पाथवे को रेगुलेट कर रहा है। ये दो पाथवे हमने डिस्कस कर लिया है GPCR का। नेक्स्ट क्लास में मैं और पाथवेज आपसे डिस्कस करूंगी, कॉलरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, ठीक है, ये पाथवेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ चार्ट्स मैं आपको दे दूंगी जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक G प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स का चार्ट दिया था, वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। PYQs में अलॉन्ग विद लाइव क्लास में डिस्कस करती रहूंगी। So that's it for today's class. Thank you so much.